हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बस आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम आने ही वाला है, इसलिए हम आप लोगों के लिए फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन लेके आए हैं। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में सबसे पहले हमारा बार्टर सिस्टम। क्या होता है बार्टर सिस्टम? जब गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज किया जाता है तो वो हमारा बार्टर सिस्टम होता है। इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. An economy where there is a direct barter of goods and services is called a barter economy or CC economy. वो इकोनॉमी जहाँ पे डायरेक्ट बार्टर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस इकोनॉमी को हम या तो बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं या फिर सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। तो क्या होता है बार्टर इकोनॉमी? जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स लेते हैं। जैसे कि मेरे पास व्हीट है और मुझे शर्ट चाहिए, तो मैं व्हीट देख करके शर्ट ले लूंगी, तो ये हमारा बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशन थी जिसकी वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। बार्टर सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशन थी? पहली थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में क्या होता है? बार्टर सिस्टम कब काम कर सकता था? जब बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। जैसे कि मान लो कि मुझे शर्ट चाहिए और मेरे पास व्हीट है। अब मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था कि जो मेरी व्हीट ले ले, जिसे व्हीट की जरूरत हो, और उसके पास शर्ट होनी चाहिए, मुझे शर्ट दे दे। यानी कि दोनों की म्यूचुअल वांट्स फुलफिल हो। ऐसा बहुत कम पॉसिबल हो पाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाता था? बार्टर सिस्टम की ये लिमिटेशन है कि दोनों सेलर एंड बायर दोनों के म्यूचुअल वांट्स फुलफिल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसी वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स को मेजर करने के लिए कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं हुआ करती थी कि अब मैं कितनी व्हीट दूं कि मेरी शर्ट आ जाए। तो यानी कि शर्ट एंड व्हीट को मेजर करने के लिए कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं हुआ करती थी। तो ये एक लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि फ्यूचर पेमेंट, यानी कि फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि बार्टर सिस्टम में हम गुड्स को स्टोर करके भी नहीं रख पाते थे। जैसे कि पेरिशेबल गुड्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये तो खराब हो जाएंगे अगर स्टोर करके रखेंगे। तो ये भी एक लिमिटेशन थी कि हम बार्टर सिस्टम में गुड्स को भी स्टोर नहीं कर पाते थे। इन सब लिमिटेशन की वजह से हमारी मनी का इन्वेंशन हुआ। मनी देखते हैं, मनी क्या होता है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी कि जितनी भी लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, वो मनी ने खत्म कर दी। मनी इज एनीथिंग जो कि एक्सेप्टेड किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी देकर के आप कोई भी गुड ले सकते हैं, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि आप हर गुड को मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू लगा सकते हैं हर गुड की। और है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि आप मनी को स्टोर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं मनी को बहुत लंबे टाइम तक। जब तक आप चाहे मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, वो खराब भी नहीं होगा। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि मनी को आप फ्यूचर पेमेंट के लिए और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सारी देखी ना आपने, बार्टर सिस्टम की सारी लिमिटेशन मनी ने खत्म कर दी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मनी सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपका आने के पूरे चांसेस हैं। तो मनी सप्लाई क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, यानी कि टोटल वॉल्यूम मनी की जो कि पब्लिक ने हेल्ड कर रखी है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी में, यानी कि जितना पैसा भी पब्लिक ने हेल्ड कर रखा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी में, वो सारा हमारा क्या होता है? मनी सप्लाई। यहाँ पे बात हो रही है मनी किसने हेल्ड कर रखी है? पब्लिक ने ओनली। पब्लिक का मतलब है मनी यूजिंग सेक्टर, यानी कि जो पैसे को यूज कर रहा है सिर्फ वही सेक्टर इंक्लूड है। जैसे कि इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म, इनके पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई का पार्ट है। और मनी सप्लाई में मनी क्रिएटिंग सेक्टर इंक्लूड नहीं होता, जैसे कि गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सेक्टर जो कि मनी को क्रिएट करता है, वो इंक्लूड नहीं होता मनी सप्लाई में। जो मनी को यूज करता है जैसे इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म, ये सब मनी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं। और मनी क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। तो ये क्या है? हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। ये याद रखना, मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है? तो क्या है मनी सप्लाई? स्टॉक कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के हम 4 मेजर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा M1। M1 में क्या क्या होता है? करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक। जितनी भी करेंसी, नोट्स या क्वाइंस पब्लिक के पास है वो होता है।
प्लस में डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक की डिमांड डिपॉजिट यानी कि पब्लिक की डिमांड डिपॉजिट जो कि कॉमर्शियल बैंक के पास है, यानी कि पब्लिक कभी भी उसे विड्रॉ कर सकती है, वो हमारा आता है M1 में। और है हमारा अदर डिपॉजिट विद RBI, जो भी बाकी डिपॉजिट RBI के पास है, ये सारे हमारे M1 के कंपोनेंट है, M1 में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा M2। M2 में क्या होता है, एक तो M1 होता है प्लस में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास है वो इंक्लूड होता है। थर्ड है हमारा M3। M3 में क्या है, M1 है प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। नेक्स्ट है हमारा M4। M4 में क्या क्या है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ये सारे हमारे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, M1, M2, M3, M4। इसमें समझने का ऐसा नहीं है, इसमें आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि M1 क्या इंक्लूड होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है लिक्विडिटी की टर्म में, तो मोस्ट लिक्विड कौन सा होता है, हमारा M1 होता है, क्योंकि उसे हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो M1 क्या है, हमारा मोस्ट लिक्विड है। और लीस्ट लिक्विड क्या है, हमारा M4 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स तो आपको बताओगे क्या होते हैं, जितने भी बैंक्स आप देख रहे हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन देते हैं, ये सारे क्या होते हैं, हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और ग्रांटिंग लोन, सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करके अपने पास नहीं रख लेता है, वही डिपॉजिट लोन के फॉर्म में देता है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये हमारा कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। आपने सुना ही होगा कि पैसों से पैसा बनता है, तो इस प्रोसेस में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है, किस तरीके से पैसों से पैसा बनाती है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन के इस प्रोसेस से कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कर पाती है जो कि इनिशियल डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो आपने डिपॉजिट करा उसे भी बैंक बहुत सारा पैसा बना देती है। अब इसकी क्या है, कुछ अजम्पशन है, इस प्रोसेस में कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस देख लेते हैं क्या है। प्रोसेस करते टाइम आपको ये अजम्पशंस याद रखनी है। फर्स्ट है द एंटायर कॉमर्शियल बैंक इज ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। एंटायर कॉमर्शियल बैंक है उसे सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा, एज अ सिंगल बैंक ट्रीट किया जाएगा। एंड सेकंड है ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी रूटेड थ्रू द बैंक्स, यानी कि जितनी भी रिसिप्ट है और पेमेंट है इकोनॉमी में वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू जाएगी, यानी कि कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट की ट्रांजेक्शन है इकोनॉमी में वो सारी की सारी बैंक्स के थ्रू होंगी। तो ये है हमारे इस प्रोसेस की अजम्पशंस। द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक्स आर यूजिंग फॉर गिविंग लोन। आपको पता है कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जिसे किसके लिए यूज करता है, लोन देने के लिए यूज करता है। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर लैंडिंग। बैंक सारा का सारा पैसा लोन में नहीं दे देता है। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व। ये कंपल्सरी है बैंक्स के लिए कि वो कुछ मिनिमम फ्रैक्शन अपने डिपॉजिट की एज अ रिजर्व रखे, और उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो LRR बोला जाता है, जो कि फिक्स कौन करता है, सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। तो हमने इसमें क्या देखा, LRR का कंसेप्ट समझा। LRR क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उस डिपॉजिट में से क्या देते हैं, लोन देते हैं, और वो पूरा का पूरा पैसा लोन पे नहीं दे देते, पूरी की पूरी डिपॉजिट एज अ लोन नहीं दे देते। ये कंपल्सरी है, लीगली कंपल्सरी है कि बैंक को कुछ ना कुछ रिजर्व रखना होता है। उस रिजर्व को हम क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और इसे फिक्स कौन करता है, सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। आइए अब क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस करते हैं कि कैसे होता है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। लेकिन इससे पहले एजम्पशन याद रखना, हमने कुछ एजम्पशंस पढ़ी थी कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होंगी और जितना एंटायर कॉमर्शियल बैंक है वो सिंगल यूनिट है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। इनिशियल डिपॉजिट हुई, यानी कि बैंक में पैसा जमा हुआ, 1000 रुपीज डिपॉजिट हुआ, जिसमें से 20% LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो, जो कि लीगली कंपल्सरी है बैंक के लिए अपने पास रिजर्व रखना, तो उसने 200 रुपीज एज अ रिजर्व रखा, और जितने बचे 1000 में से 200 माइनस करके 800 क्या कर दिया, लोन दे दिया। अब जिसको लोन दिया गया था उसको किसी की पेमेंट करनी थी, उसने उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि फिर से बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया, 800 रुपीज़ फिर से डिपॉजिट हो गए। LRR यानी कि रिजर्व हो गया,
160 रुपीज़ रिजर्व हो गए। फिर बाकी के बचे हुए 800 माइनस 160 640 क्या हो गए, एज अ लोन चले गए। फिर से बैंक में ये पैसा डिपॉजिट होगा, देन उसके बाद फिर से रिजर्व रखा जाएगा, फिर लोन दिया जाएगा, ऐसे ही फिर 512 यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा, फिर उसके बाद रिजर्व रखा जाएगा, फिर उसके बाद लोन दिया जाएगा। ये आपका चलता चला जाएगा। और आप बोलेंगे ये प्रोसेस कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक डिपॉजिट आपका LRR के इक्वल नहीं चला जाता, तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये आप बिना देखे ये 5000 कहाँ से आ गए, ये 4000 टोटल कहाँ से आ गया। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको मनी मल्टीप्लायर का एक कंसेप्ट है वो बता देती हूँ। मनी मल्टीप्लायर देखते हैं, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर, अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यानी कि मनी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है देखते हैं। मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट the banks are able to create in the form of deposits with every unit of money it keeps as reserve। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, वो अमाउंट होता है जो कि बैंक क्रिएट कर पाता है डिपॉजिट की फॉर्म में रिजर्व रखने के साथ साथ, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। यानी कि जितना भी पैसा बैंक क्रिएट कर पाया डिपॉजिट की फॉर्म में रिजर्व रखने के साथ साथ, वो हमारा क्या हो जाता है, मनी मल्टीप्लायर हो जाता है। मनी मल्टीप्लायर का आपका फॉर्मूला होगा 1 में LRR, यानी कि 1 में लीगल रिजर्व रेशो के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखो ये 5000 अमाउंट अब बताऊंगी आपको कहाँ से आया। मनी मल्टीप्लायर यानी कि कितना डिपॉजिट क्रिएट करा बैंक ने कितना डिपॉजिट क्रिएट करा। तो देखते हैं टोटल डिपॉजिट कितना निकल के आया। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 में LRR, यानी कि 1 में LRR कितना है मेरा, ये 20% है, ये 20% आया। यानी कि आप जिसे लिख सकते हैं 1 में 0.2 आपको पता है कैसे हो गया, ये परसेंटेज हटा तो ये 0.2 हो गया, डिवाइडेड बाय 100 जो हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.2 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा। यानी कि इनिशियल डिपॉजिट का 5 टाइम्स हो गया अब आपका टोटल डिपॉजिट। और टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर। यानी कि आपका इनिशियल डिपॉजिट देख रहे हैं आप कितना है, 1000 है। 1000 के साथ क्या करेंगे, मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मनी मल्टीप्लायर कितना निकल के आया, 5 निकल गया है। यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 5 आपका कितना निकल गया, 5000 निकल गया। तो टोटल डिपॉजिट आपकी कितनी हो गई, ये 5000 हो गई। और LRR आपके इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल चला जाता है, तब आप ये प्रोसेस रोकते हैं। तो LRR तो इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल होगा, और जब दोनों को माइनस करेंगे उतना पैसा क्या हो रहा है, एज अ लोन जा रहा है। तो यानी कि 5000 माइनस 1000 हमारा 4000 हो गया लोन। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आया तो कमेंट करके जो डाउट होगा वो पूछ लेना। तो देखिए मनी चैप्टर में जो दो हमने फॉर्मूले पढ़े वो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले के बेस पे आपके पेपर में न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/LRR, और LRR आपको पता है क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशो, जो कि बैंक को रिजर्व रखना होता है। टोटल डिपॉजिट क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर आप यहाँ से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के दे दिया तो फॉर्मूले को भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेना। Banks are able to create total deposit of rupees 5000 with the initial deposit of 1000। हमने देखा था ना इनिशियल डिपॉजिट कितनी थी, 1000, उससे बैंक ने क्या करा, 5000 बना लिए, 1000 से 5000 रुपीज क्रिएट कर लिए। टोटल डिपॉजिट कितनी, 5000 क्रिएट कर ली। इट मीन्स टोटल डिपॉजिट बिकम 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। यानी कि टोटल डिपॉजिट 5 टाइम्स हो गई इनिशियल डिपॉजिट की, और 5 टाइम कुछ नहीं है, क्या है, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर है। क्या है, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है जो कि कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट और डायरेक्ट करती है कंट्री के एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। तो क्या है सेंट्रल बैंक, एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इंडिया में हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, और यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम है। फंक्शंस क्या हैं सेंट्रल बैंक्स के, पहला है करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो करेंसी इशू करेगी कंट्री की।
इंडिया में आरबीआई के पास सोल राइट है कि वो पेपर करेंसी नोट इशू करेगा। 1 रुपी नोट और कॉइन इशू नहीं करता आरबीआई, वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। In India, RBI has the sole right of issuing paper currency notes except 1 rupee note and coin which are issued by Ministry of Finance. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सेंट्रल बैंक करेंसी इशू कर रही है तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इट लीड्स यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। नोट सर्कुलेशन में क्या आता है? यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। बी है इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। पब्लिक का विश्वास हो जाता है करेंसी सिस्टम में। सी है इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। ये सेंट्रल बैंक को पावर भी देता है कि वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकती है, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई को बढ़ा या कम कर सकती है। नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट में आरबीआई एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर एक्ट करता है गवर्नमेंट का। एज अ बैंकर क्या करता है आरबीआई? करंट अकाउंट मेंटेन करता है, रिसिप्ट एक्सेप्ट करता है और पेमेंट करता है गवर्नमेंट की, और लोन और एडवांसेस देता है गवर्नमेंट को टेम्परेरी पीरियड्स के लिए। और एज एन एजेंट क्या करता है सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। सेंट्रल बैंक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक डेट मैनेज करे एज अ एजेंट। और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स पे। नेक्स्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सेंट्रल बैंक बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजर की तरह भी एक्ट करता है। एज अ बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन 3 कैपेबिलिटीज। एज अ बैंकर बैंक वो 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व की जितनी भी कस्टडी है वो किसके पास होती है? सेंट्रल बैंक के पास होती है। हमने पढ़ा था ना एलआरआर में, कमर्शियल बैंक को कुछ रिजर्व रखना होता है, तो कुछ रिजर्व ऐसे ही कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना होता है? सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, जिसे हम सीआरआर बोलते हैं। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जो ये रिजर्व रखा जाता है किसके पास रखा जाता है? सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है। तो यानी कि कैश रिजर्व की कस्टोडियन का जो फंक्शन है वो भी कौन परफॉर्म करता है? सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट सीआरआर विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को कुछ प्रपोर्शन अपनी डिपॉजिट का एज अ सीआरआर सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक बिल्कुल खाली हो जाता है और उसकी कोई हेल्प नहीं करता, किसी भी सोर्स से उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती, तब वो जाकर के सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है, उनसे लोन लेता है, एडवांसेस लेता है। एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट सेंट्रल बैंक एक्ट करता है कमर्शियल बैंक के लिए। लेंडर यानी कि लोन देता है, जब लास्ट रिजॉर्ट यानी कि जब कमर्शियल बैंक के पास कोई भी नहीं रह जाता उसकी हेल्प करने के लिए, तब वो सेंट्रल बैंक से जाकर के लोन एंड एडवांसेस लेता है। नेक्स्ट है हमारा क्लियरिंग हाउसिंग। क्लियरिंग हाउसिंग का फंक्शन भी सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। क्लियरिंग हाउसिंग के फंक्शन में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट वगैरह करने में हेल्प करता है और पेमेंट वगैरह क्लियर कराता है उसका। एज अ सेंट्रल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक के सारे कैश रिजर्व होल्ड करता है, तो उसके लिए बहुत इजी और कन्वीनियंट है कि वो क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट कर सके। सेंट्रल बैंक इजीली सेटल डाउन कराता है कमर्शियल बैंक के सारे डेबिट क्रेडिट एंट्रीज उसके अकाउंट में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट वगैरह क्लियर कराने में हेल्प करता है क्लियरिंग हाउस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एज अ सुपरवाइजर एक्ट करता है। एज अ सुपरवाइजर क्या करता है? सेंट्रल बैंक रेगुलेट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को। द रेगुलेशन ऑफ बैंक में भी रिलेटेड टू जो बैंक्स को रेगुलेट करता है वो उसके लाइसेंसिंग से रिलेटेड हो सकता है, मैनेजमेंट, वाइंडिंग अप, इन सब में रेगुलेट करता है उन्हें। और जो कंट्रोल है वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन करता है बैंक्स की कि प्रॉपरली रिटर्न फाइल हुई है या नहीं है, सही तरीके से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से क्या करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन आप लोगों को पता है क्या होता है? कस्टोडियन यानी कि कस्टडी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टडी भी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज गोल्ड एंड रिजर्व ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी कंट्री का गोल्ड है और रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, उसकी कस्टडी भी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। सेंट्रल बैंक एज अ कस्टोडियन एक्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और कंट्री के गोल्ड के लिए भी। अकॉर्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन रूटेड थ्रू आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से होकर के जाती है, कौन करता है? वो आरबीआई करता है, यानी कि सेंट्रल बैंक करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक पता है ना आपको कौन है?
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो फंक्शन हमारा परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक, वो करता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखते हैं इस फंक्शन में क्या होता है। Due to the economic fluctuation, the central bank RBI control the money supply and credit in the best interest of the economy। देखिए RBI के हाथ में है कि वो करेंसी इशू करता है, कॉइन्स को छोड़ करके बाकी करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। हमने अपने फर्स्ट फंक्शन में ये पढ़ा था। और मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करना भी किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में ही है, सेंट्रल बैंक के हाथ में ही है। जब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होती है तो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है अपनी इकोनॉमी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का मतलब यानी कि जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन पीरियड आता है। इन्फ्लेशन पीरियड यानी कि जब महंगाई आ जाती है। महंगाई क्यों आती है? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो क्या होता है, हम चीज़ों को ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं तो उससे क्या हो जाती है, चीज़ें महंगी होती चली जाती है। जब इन्फ्लेशन आता है तो सेंट्रल बैंक को क्या करना होता है, मनी सप्लाई रोकनी होती है, जिससे कि मनी सप्लाई, लोगों के पास पैसा कम हो जाए। पैसा कम हो जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और डिफ्लेशन के टाइम क्या होता है, इसका वाइस वर्सा होता है। डिफ्लेशन के टाइम पे हमारे पास कमी हो रही होती है पैसों की, तो उस टाइम पे हमें क्रेडिट को क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। उस टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है। तो यही हमें पढ़ना है। अब आरबीआई मेक यूज ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के लिए बहुत सारे मेथड का यूज करता है आरबीआई, जिसमें से पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, वो रेट जिसपे सेंट्रल बैंक मनी लैंड करता है कॉमर्शियल बैंक को उसके शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जब कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उस पे जो रेट लगता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। अगर मान लो इन्फ्लेशन पीरियड आ गया, इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई को क्या करना होता है, पैसों को कंट्रोल करना होता है, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, रिड्यूस करना होता है। देखो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, रेपो रेट बढ़ जाता है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, सेंट्रल बैंक से बोरो करना महंगा हो जाता है। सेंट्रल बैंक से बोरो करना महंगा हो गया, सेंट्रल बैंक की कॉस्ट जो हो गई बोरोइंग की वो महंगी हो गई, तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या कर देता है, अपने लैंडिंग रेट बढ़ा देता है। यानी कि अब कॉमर्शियल बैंक से भी बोरो करना महंगा हो गया। अगर कॉमर्शियल बैंक से बोरो करना महंगा हो गया तो लोग बोरो नहीं करते, लोन नहीं लेते उस टाइम पे, और मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये तो बात हो गई जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है, यानी कि जब हमें मनी सप्लाई कंट्रोल में करनी होती है। जब हमें क्रेडिट क्रिएट करना होता है, क्रेडिट बढ़ाना होता है, यानी कि डिफ्लेशन के टाइम पे, तो रेपो रेट क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, जिससे कि सेंट्रल बैंक से बोरो करना क्या हो जाए, चीप हो जाए, और कॉमर्शियल बैंक की लैंडिंग रेट भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले। और जब हमें क्रेडिट क्रिएट करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, रेपो रेट को डिक्रीज कर देते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इसका पूरा उल्टा हो जाता है डिफ्लेशन के टाइम पे, जब हमें क्रेडिट को क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड। कॉमर्शियल बैंक जब लोन लेता है सेंट्रल बैंक से अपने लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो हमारा बैंक रेट होता है। इसमें भी सेम रेपो रेट की तरह ही होता है। जब हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करनी होती है तो बैंक रेट क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि बोरोइंग महंगी हो जाए। बोरोइंग महंगी हो जाएगी तो कोई भी लोन नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। और इसका उल्टा हो जाता है डिफ्लेशन के टाइम पे, जब हमें क्रेडिट क्रिएट करना होता है तो उस टाइम पे हम बैंक रेट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, जिससे कि जो बोरोइंग है वो क्या हो जाती है, चीपर हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा क्रेडिट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो ये था हमारा बैंक रेट एंड रेपो रेट। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक बाइंग एंड सेलिंग करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की पब्लिक को और कॉमर्शियल बैंक को, तो वो हमारा क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। अब जब हमें मनी सप्लाई रिड्यूस करनी होती है, कंट्रोल करनी होती है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, सिक्योरिटीज को सेल कर देती है। अब हमें मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, तो मतलब कि पब्लिक के पास बहुत पैसा जनरेट हो रहा है, उसे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, तो पब्लिक के पास बहुत पैसा है, इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सिक्योरिटीज को सेल कर देगी और पब्लिक क्या कर देगी, उन्हें पैसे दे देगी। इससे पब्लिक के पास क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा मनी सप्लाई। अगर हमें मनी क्रिएट करना होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज करनी होती है, तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करती है, सिक्योरिटीज को परचेज कर लेती है पब्लिक से। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है, क्योंकि इस केस में अब क्या है, मनी नहीं है, पब्लिक के पास मनी नहीं है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर लेती है, सिक्योरिटीज को पब्लिक से परचेज कर लेती है और उनको कैश दे देती है। तो इससे क्या हो जाता है, मनी सप्लाई क्रिएट हो जाती है।
नेक्स्ट है लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में हम दो रेशो पढ़ेंगे, एक तो है कैश रिजर्व रेशो और एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो में क्या होता है, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। और एसएलआर क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक को डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना होता है एज अ रिजर्व, उसे हम एसएलआर बोलते हैं। तो सीआरआर में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, और एसएलआर में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, अब अगर हमारी जो मनी सप्लाई है वो बढ़ रही है, हमें उसे कंट्रोल में करना है, तो सीआरआर क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अगर रिजर्व बढ़ जाएगा तो यानी कि लोन देने के लिए जो पैसे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लोन कम दिया जाएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। अगर मनी सप्लाई को हमें क्रिएट करना है तो हम सीआरआर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ऐसे ही एसएलआर के केस में होगा, अगर हमें मनी सप्लाई रिड्यूस करनी है, मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, तो हम एसएलआर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। रिजर्व बढ़ जाएगा तो लोन कम होगा, कमर्शियल बैंक लोन कम देगी, लोन कम देगी तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर वहीं पर हमें मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, क्रेडिट क्रिएट करना है, तो उस केस में हम एसएलआर को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, लोग लोन ले पाएंगे, लोन के लिए पैसा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि रिजर्व कम हो रहा है, तो लोन के लिए क्या हो जाएगा, पैसा ज़्यादा हो जाएगा। लोन के लिए पैसा ज़्यादा होगा तो पब्लिक लोन लेगी, पब्लिक लोन लेगी तो इससे क्या होगा, हमारा क्रेडिट क्रिएट होगा, मनी सप्लाई क्रिएट होगी। तो ये था हमारा लीगल रिजर्व रेशो का कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, आप लोगों को पता है लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, बोरोवर को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है लोन के अगेंस्ट में, तभी आप लोगों को लोन मिलता है। ठीक है, जो अमाउंट लोन का होता है और जो सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू होती है जो बोरोवर लोन के अगेंस्ट दे रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। और ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, कितना मार्जिन होगा लोन के बीच में और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के बीच में, ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। जैसे कि मान लो कि अगर 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो लोन दिया जाएगा सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी का सिर्फ और सिर्फ 60% लोन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, सिक्योरिटी का सिर्फ और सिर्फ 60% लोन दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि हमें मनी सप्लाई क्या करनी है, कंट्रोल करनी है। मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है तो हम क्या कर देते हैं, ये मार्जिन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी कि जो 40% मार्जिन चल रहा था वो कितना कर देंगे, 50% मार्जिन कर देंगे। यानी कि सिक्योरिटी का उस केस में सिर्फ और सिर्फ बोरोवर को कितना मिलेगा, 50% ही मिलेगा। 50 तो मार्जिन है और 50% ही मिल पाएगा। तो इस केस में क्या कर देगा, बोरोवर बोरोइंग रिड्यूस कर देगा, जिससे कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर हमें मनी क्रिएट करना है, मनी सप्लाई क्रिएट करना है, तो हम क्या कर देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि लोग बोरो करना स्टार्ट कर देंगे और मनी सप्लाई हमारी क्रिएट हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा। तो ये था हमारा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर जो खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट। क्या होता है गवर्नमेंट बजट, जैसे आप लोगों के घर में बजट बनता है उसी तरीके से गवर्नमेंट का भी बजट बनता है। इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट। ये क्या है, एनुअल स्टेटमेंट है, यानी कि एनुअली बनता है, साल में एक बार बनता है। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। इसमें क्या शो किया जाता है, आइटम वाइज एस्टिमेट शो किया जाता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रिसिप्ट, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा खर्च होगा फिस्कल ईयर में, ये शो करता है। और इसकी भी सिर्फ एस्टिमेट वैल्यू शो की जाती है, ना कि एक्चुअल वैल्यू है। इसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, एस्टिमेट्स वैल्यू होती है कि इतना रिसिप्ट होगा और इतना एक्सपेंडिचर होगा ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो ये होता है हमारा गवर्नमेंट बजट। और जो बजट है वो गवर्नमेंट के हर लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। और जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसे हम यूनियन बजट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को रीएलोकेट करने के लिए गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से रीएलोकेट किया जाए कि
सोसाइटी का सोशल वेलफेयर भी हो और साथ ही साथ गवर्नमेंट का खुद का वेलफेयर भी हो, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, उनका खुद का प्रॉफिट भी बने, इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिले, इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो। और ये किस तरीके से किया जाता है, या तो टैक्स कंसेशन दे दिया या सब्सिडीज दे दी, इस तरीके से किया जाता है। मान लो जैसे कि सिगरेट है, सिगरेट पे क्या लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए। आपको पता है सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ है, तो क्या होता है, या तो टैक्स देख करके कुछ लोग सिगरेट पीना छोड़ देंगे, जो छोड़ देंगे तो क्या हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, सोसाइटी का वेलफेयर हो गया। लेकिन जो लोग नहीं छोड़ेंगे तो गवर्नमेंट के पास क्या चला गया, उसका टैक्स चला गया, इसमें क्या हो गया, फिर गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो गया, हमारी इकोनॉमी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, रीएलोकेट किया जाता है कि सोसाइटी का भी वेलफेयर हो और गवर्नमेंट का यानी कि इकोनॉमी का भी वेलफेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। हमारी इकोनॉमी में इनकम एंड वेल्थ में बहुत इनइक्वालिटीज है, इसको रिड्यूस करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का कि जो इनकम एंड वेल्थ है उसकी इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी में इनकम एंड वेल्थ है वो इक्वल नहीं है। इस इनइक्वालिटी को किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है, थ्रू बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी के थ्रू इसे रिड्यूस किया जाता है। कैसे, कि जो रिच पीपल हैं उनसे तो पैसा लिया जाए और जो पुअर पीपल है उनकी हेल्प की जाए। अब रिच पीपल से किसकी फॉर्म में पैसा लेते हैं, टैक्स लगा करके उन पे पैसा लिया जाता है। रिच पीपल पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है और किस पे स्पेंड किया जाता है, पुअर पीपल पे, उनको सब्सिडी वगैरह दे करके पुअर पीपल पे क्या किया जाता है, स्पेंड किया जाता है। तो इससे क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या होता है, आप लोगों को पता है हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है, कभी इन्फ्लेशन पीरियड आता है तो कभी डिफ्लेशन पीरियड आता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब डिमांड बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा आ जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है, ये हमारा इन्फ्लेशन होता है जो कि इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। और डिफ्लेशन भी क्या है, इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। इसमें क्या हो जाता है, डिफ्लेशन में मंदी हो जाती है, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं रह जाता। तो डिफ्लेशन पीरियड भी हार्मफुल है और इन्फ्लेशन पीरियड भी हार्मफुल है। हमारी इकोनॉमी कैसे रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। तो स्टेबल इकोनॉमी रहने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इन्फ्लेशन के टाइम पे तो क्या कर देगी, खर्चा कम कर देगी, तो लोगों तक पैसा कम पहुंचेगा। लोगों तक पैसा कम पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन का पीरियड कंट्रोल में आ जाएगा। और जब डिफ्लेशन होगा, जब लोगों को पैसों की जरूरत होगी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा से ज्यादा करेगी, जिससे कि लोगों तक पैसा पहुंचे। लोगों तक पैसा पहुंचेगा तो जो पैसों की कमी है वो रिकवर हो जाएगी, डिफ्लेशन का पीरियड भी हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। तो हमारा ये वाला भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का कि हमारी इकोनॉमी कैसे रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस का भी मैनेजमेंट करना गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव है कि वहां तक भी पैसा पहुंचे जो एंटरप्राइजेस सोशल वेलफेयर के लिए चलाई जाती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए स्टैब्लिश्ड होती हैं। जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो किसके लिए होती है, स्टैब्लिश्ड और मैनेज होती है सोशल वेलफेयर, पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए होती है। तो उसके लिए भी फंडिंग करना, उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प करना, ये भी गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी मैनेज करना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। बजट इस तरीके से सेट किया जाता है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों हो। अगर लोगों की सेविंग होगी तो वो इन्वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होगी तो क्या होता है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, पैसा इकोनॉमी में फैलेगा इन्वेस्टमेंट करने पे, तो क्या होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बजट, गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। और नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब क्या होता है कि एक रीजन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है तो दूसरे रीजन में डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि कुछ रीजन हमारे बैकवर्ड रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है वहां पे डेवलपमेंट लोग करना चाहते हैं और डेवलपमेंट होती चली जाती है। जहां पे डेवलपमेंट नहीं है वहां पे कोई अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहता, कोई कंपनी नहीं खोलना चाहता। तो इससे क्या हो रही है, रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट हो रही है। गवर्नमेंट बजट इसको भी रिड्यूस करता है, यहाँ पे भी फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाता है, जिससे कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में भी क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, कंपनीज क्रिएट हो, जिससे कि वो रीजन भी क्या हो पाए, डेवलप हो पाए और रीजनल डिस्पैरिटीज रिड्यूस हो जाए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है, जो गवर्नमेंट बजट के रेवेन्यू एक्सपेक्ट में डील करता है वो हमारा रेवेन्यू बजट होता है, यानी कि गवर्नमेंट के रेगुलर चीज़ों को कवर करता है रेवेन्यू बजट। ये एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू जनरेट और कलेक्ट करती है। रेवेन्यू बजट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट क्या होता है, जो गवर्नमेंट बजट के कैपिटल एस्पेक्ट में डील करता है, यानी कि
जो गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटी को कवर करता है वो हमारा कैपिटल बजट में जाता है। इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू क्या होता है, जो रेगुलर एक्सपेक्ट्स को कवर करता है गवर्नमेंट के, वो क्या होता है, रिवेन्यू होता है, यानी कि जो रिकरिंग इन नेचर होती है, गवर्नमेंट रिसीव करती है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ में, वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। रिवेन्यू रिसिप्ट ना ही कोई लायबिलिटी पे इफेक्ट डालता है, ना ही कोई एसेट पे इफेक्ट डालता है। तो इसकी 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। पहली कंडीशन है नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी। रिवेन्यू रिसिप्ट के केस में ना ही लायबिलिटी क्रिएट होगी, नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स, और ना ही कोई एसेट रिड्यूस होगी। तो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आ जाते हैं, जितने भी टैक्स रिवेन्यू हो गए या नॉन टैक्स रिवेन्यू हो गए, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी तरीके का टैक्स है, कोई भी टैक्स ले लो आप, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन सब से किसी भी तरीके की ना ही लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही एसेट रिड्यूस होती है गवर्नमेंट की। हम इसमें जो देखेंगे गवर्नमेंट का देखेंगे, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, ना ही गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट का रिवेन्यू रिसिप्ट में जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, या तो लायबिलिटी इफेक्ट हो रही होती है या फिर एसेट इफेक्ट हो रही होती है। तो इसकी 2 कंडीशन है, दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो गई तो वो हमारी किस में जाती है, कैपिटल रिसिप्ट में जाती है। तो क्या है 2 कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, या फिर और क्या दिख रहा है ये आपको, और या फिर रिड्यूसेस एन एसेट, या फिर कोई एसेट रिड्यूस होना चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। और इसके फर्दर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, बोरोइंग। अब हम बोरोइंग करेंगे तो क्या हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना बोरो करने से, तो वो हमारी क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। रिकवरी ऑफ लोन, लोन की रिकवरी कर रहे हैं, तो यानी कि हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है, एसेट रिड्यूस हो रही है तो वो भी क्या हो गई, हमारी कैपिटल रिसिप्ट में चली गई। या फिर अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट में क्या आता है आपका, एक डिसइन्वेस्टमेंट आएगा और एक क्या आएगा, स्मॉल सेविंग आएगा। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या कर देती है, अपने शेयर का कुछ हिस्सा सेल आउट कर देती है, तो वो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट होता है। अब शेयर का कुछ हिस्सा सेल कर रही है तो यानी कि क्या हो रही है, एसेट रिड्यूस हो रही है, एसेट रिड्यूस हो रही है तो वो हमारा क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। स्मॉल सेविंग क्या होता है, जब हम पब्लिक से फंड रेज कराते हैं पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में या फिर किसान विकास पत्र आज में, ये भी क्या होता है, हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्योंकि इससे क्या हो रही होती है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही होती है। गवर्नमेंट की क्या हो रही होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है ना, क्योंकि वो पब्लिक से फंड रेज करा रहे हैं, पब्लिक से फंड ले रहे हैं, तो बाद में उन्हें देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट की क्या हो रही है, ये लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। आपको इनकी कंडीशंस बहुत अच्छे से याद रखनी है कि रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होता है। और कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, या तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही होती है या फिर एसेट रिड्यूस हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के 2 सोर्सेज हैं, हमने पढ़े थे, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो देखते हैं टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। It refers to sum total of receipt from taxes and other duties imposed by the government. गवर्नमेंट जितने भी टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज करती है उससे जो भी रिसिप्ट आती है वो हमारा क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी टैक्स इंडिविजुअल या कंपनीज की प्रॉपर्टी पे या इनकम पे लगता है, इंडिविजुअल और कंपनी को खुद गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो हमारा सारा डायरेक्ट टैक्सेस में जाता है। दैट आर इम्पोज ऑन द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एंड आर डायरेक्टली पेड बाय देम टू द गवर्नमेंट, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कि किस पे इम्पोज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज होता है। एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। शिफ्ट ऑफ बर्डन, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर लगा है वही गवर्नमेंट को पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, कैन बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। आगे हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है, गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट्स होती हैं जो गवर्नमेंट बाकी सोर्सेज से रिसिप्ट करता है टैक्स के अलावा। इट रेफर्स टू द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट। द मेन सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट की फॉर्म में गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है, या प्रॉफिट एंड डिविडेंड की फॉर्म में, या फीस, या फिर कोई फाइन एंड पेनल्टीज की फॉर्म में, या गिफ्ट्स एंड ग्रांट की फॉर्म में। यानी कि टैक्स के अलावा जो भी सोर्स से गवर्नमेंट रिसिप्ट करता है वो सारी नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है।
नेक्स्ट है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके की एसेट क्रिएट नहीं होगी, नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, ना ही किसी तरीके की लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, ना ही कोई एसेट क्रिएट होगी, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरी, जब हम सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रही है इसमें और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। पेंशन देना, उसमें भी किसी भी तरीके की एसेट क्रिएट नहीं हो रही, किसी भी तरीके की लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही। तो ये सारे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आपसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट की आइडेंटिफिकेशन आ सकती है कि आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये रिवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी दो कंडीशन है, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन है देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। पहली है आइदर क्रिएट एसेट, या तो कोई एसेट क्रिएट होना चाहिए या, यानी कि और लिखा हुआ है, और का मतलब है दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों में से एक हो जाएगी तो चल जाएगा। या तो कोई एसेट क्रिएट होनी चाहिए या फिर कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। जैसे कि रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, अगर कोई बोरोइंग की हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रही है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है ना, तो ये क्या हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गई। या फिर हम कोई खर्चा कर रहे हैं कोई कैपिटल एसेट्स की एक्विजिशन लेने में, तो उससे क्या होगी, एसेट क्रिएट होगी। अगर कोई एसेट क्रिएट हो रही है तो भी क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेट्रो भी क्या है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे क्या हो रही है, एसेट क्रिएट हो रही है। तो एसेट क्रिएट होती है तो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रही होती है, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, या तो एसेट क्रिएट हो रही होती है या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही होती है। तो ये कंडीशंस बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है हमारे मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट के क्या क्या मेजर्स हैं। पहले तो बात करते हैं कि बजटरी डेफिसिट होता क्या है। जब हमारा खर्चा यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है हमारे रिवेन्यू से, हमारी रिसिप्ट से, तो वो क्या होता है, डेफिसिट होता है। तो बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बजटरी डेफिसिट क्या होता है, जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो एक्सेस हो जाता है ओवर टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू। टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू से जब टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एक्सेस चला जाता है तो वो हमारा क्या होता है, डेफिसिट होता है। यानी कि गवर्नमेंट के रिवेन्यू से तो वो क्या होता है, डेफिसिट होता है। अब देखते हैं रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रिवेन्यू क्या होता है, जो गवर्नमेंट के रेगुलर चीजें होती हैं उसको कवर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दी जाएगी तो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल में हमारा रिवेन्यू और कैपिटल दोनों आता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएंगे टोटल रिसिप्ट से, लेकिन रिसिप्ट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी क्या होता है, बोरोइंग होती है, इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग होता है। तो इसमें यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो बोरोइंग एक्सक्लूड कर देंगे। अगर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी बोरोइंग दे रखी है तो वही फिस्कल डेफिसिट होती है। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है हमारा, जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो वो हमारी फिस्कल डेफिसिट होती है। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, एंड प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन होता है फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग, प्रीवियस बोरोइंग की इंटरेस्ट पेमेंट का। तो ये था हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अब रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है रिवेन्यू डेफिसिट, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल। जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा एक्सेस हो जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट से ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर, तो वो हमारा क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट होता है। इसकी क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं वो देख लेते हैं। पहली इंप्लीकेशन ये है कि ये क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चों को भी नहीं उठा पा रही है। और नेक्स्ट है हमारा, जब हाई रिवेन्यू डेफिसिट हो जाता है तो वो एक तरीके का वार्निंग सिग्नल देता है गवर्नमेंट को कि या तो अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लो या फिर अपनी रिवेन्यू यानी कि अपनी इनकम को बढ़ा लो। और नेक्स्ट है हमारा, इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। और ये इम्प्लाइज करता है कि गवर्नमेंट क्या है, डिस सेविंग पे है, यानी कि इस पॉइंट पे गवर्नमेंट कुछ भी सेव नहीं कर रही है। इवन क्या है, जो सेविंग है अदर सेक्टर की इकोनॉमी की, उसको भी फाइनेंस कर रही है अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेकअप हिज डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट थ्रू बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट।
और रेवेन्यू डेफिसिट को गवर्नमेंट को कहाँ से पूरा करना पड़ता है, कैपिटल रिसिप्ट से। और गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कहाँ से फुलफिल करती है, कैपिटल रिसिप्ट से, यानी कि बोरोइंग करके या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके। या तो बोरो करती है पैसा कहीं से, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि अपना शेयर का कुछ हिस्सा सेल आउट कर देती है। तो ये थे हमारे इम्प्लीकेशंस रेवेन्यू डेफिसिट के। मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, हम रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या तो अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दो या फिर अपने रेवेन्यू को बढ़ाओ। और एक्सपेंडिचर को कैसे रिड्यूस करेंगे, अपने खर्चों को कम, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। और अपने खर्चे कैसे कम कर सकती हैं कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना करे, अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना करे। और रिवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अपने टैक्स को और नॉन टैक्स रिवेन्यू को इंक्रीज करके अपने रिसिप्ट को बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को इस केस में। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में हमने पढ़ा था क्या होता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर, वो हमारा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट की क्या क्या इंप्लीकेशंस है देखते हैं। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, टोटल बोरोइंग के इक्वल होती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल बोरोइंग के इक्वल क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होती है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। पहली है इन्फ्लेशन। देखिए फिस्कल डेफिसिट में हमें पता है कि जब गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो जाता है और रिसिप्ट नहीं होती है तो फिस्कल डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन में क्या करेगी गवर्नमेंट, आरबीआई से पैसा बोरो करेगी। आरबीआई से पैसा बोरो करेगी तो आरबीआई कहाँ से पैसा लाएगी, आरबीआई तो न्यू करेंसी इशू कर देगी। न्यू करेंसी इशू करेगी तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई हो जाएगा। इकोनॉमी में मनी सप्लाई होने से क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन डिपेंडेंस। अब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है और रिसिप्ट हो नहीं रही है, तो वो क्या करेगी, बाहर के देशों से ही पैसा मांगेगी ना। तो फॉरेन डिपेंडेंस हो जाएंगे हम लोग, हमारी कंट्री क्या हो जाएगी, फॉरेन पे डिपेंडेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। अब हम बाहर की कंट्री से पैसा बोरो कर लेंगे, उस बोरोइंग को रिपे भी तो करना पड़ेगा। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर जनरेशन पे फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और सोर्सेज क्या है फाइनेंसिंग डेफिसिट, इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के क्या क्या सोर्सेज हैं, या तो हमें बोरो करना पड़ेगा पैसा, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट करेगी। तो ये थी हमारी फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या है, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर। फिस्कल डेफिसिट होता है करंट ईयर का, और इंटरेस्ट पेमेंट होती है प्रीवियस बोरोइंग पे, उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग लेनी है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट में से क्या कर दिया जाता है, प्रीवियस बोरोइंग की इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट यही इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग लेनी है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा। नेक्स्ट है हमारा द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग इन पास्ट। जो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो दिखाता है कि कितनी इंटरेस्ट पेमेंट हमें बोरोइंग पे, हमें कितना इंटरेस्ट देना है पास्ट में। थर्ड है हमारा सो अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट दैट द इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन अर्लियर लोन हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। अगर हमारी प्राइमरी डेफिसिट जीरो है या बहुत कम है तो ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि गवर्नमेंट को बोरो क्यों लेना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की कमिटमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो लेना पड़ रहा है। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो या लो है बिल्कुल, तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट किसके लिए बोरो कर रही है, इंटरेस्ट को पे करने के लिए बोरो कर रही है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो रेट होता है जिसपे एक कंट्री की करेंसी एक्सचेंज होती है दूसरी कंट्री की करेंसी के लिए। इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। ये वो रेट है जिसमें एक करेंसी एक्सचेंज होती है दूसरी करेंसी के लिए। तो जैसे कि अब हमारा जो $1 है उसमें कितने रुपीज आते हैं, अगर मैं $1 को रुपये में चेंज करूं तो कितने रुपये हो जाएंगे, $1 में 75 पॉइंट कुछ समथिंग रुपये चल रहा है इस टाइम पे। तो ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है।
करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी की टर्म में, तो उसे हम बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल क्या है इसका? रुपीज सेड टू बी डेप्रिसिएटिंग इफ प्राइस $1 राइजेस फ्रॉम ₹55 to 60। हमारा रुपी कब डेप्रिसिएटिंग माना जाएगा? जब $1 राइज हो जाएगा 55 से 60 का, यानी कि जहाँ पे पहले $1 55 का हुआ करता था, अब कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। उस केस में हमारा जो रुपी है वो क्या हो गया? डेप्रिशिएटिंग हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो रुपी बढ़ रहा है, तो ये डेप्रिसिएशन की कंडीशन कैसे हो गई? यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कैसे हो गई? अब बताती हूँ कैसे डिक्रीज हो गई। जहाँ पे पहले $1 में यूएसए 55 रुपीज़ के गुड्स परचेज कर पाता था, वहीं पे सेम डॉलर पे, वही $1 पे अब यूएसए इंडिया से 60 रुपीज़ के गुड्स परचेज कर पाएगा। तो बताइए अब हमारे जो गुड्स हैं फॉरेन कंट्री के लिए यानी कि यूएसए के लिए क्या हो गए हैं? रिलेटिवली चीपर हो गए हैं। तो हमारी जो कंट्री की तो जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। कि जहाँ पे पहले बाहर के लोग कम गुड्स ले पाते थे, अब वो उतने ही डॉलर में ज्यादा रुपीस के गुड्स ले पा रहे हैं। तो क्या हो गया? ये डेप्रिसिएशन की कंडीशन हो गई। अब डेप्रिसिएशन से क्या होता है? एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब क्या है? $1 में जहाँ पे पहले 55 रुपए के गुड्स ले रहे थे, अब वहीं पे 60 रुपीज़ के यानी कि ज़्यादा के गुड्स मिल रहे हैं सेम डॉलर में ही। तो क्या करेंगे? बाहर के लोग इंडिया से परचेज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन के केस में बढ़ जाएगी। विद सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। सेम डॉलर पे ही इंडिया से अब ज्यादा गुड्स परचेज किए जा सकते हैं, तो एक्सपोर्ट टू यूएस से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज इंडिया के जो गुड्स हैं अब क्या हो गए? उनके लिए रिलेटिवली चीपर हो गए। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो डेप्रिसिएशन है ऐसे ही आप एक डीवैल्यूएशन में पढ़ेंगे, तो डीवैल्यूएशन का भी कंसेप्ट आ सकता है। बस डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन में बस इतना याद रखना कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो किस में होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट में होता है। किसकी वजह से होता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के केस में होता है। और जो डीवैल्यूएशन होता है उसमें भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में डिक्रीज ही आता है, लेकिन वो किस में होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट में होता है। जो डेप्रिसिएशन होता है वो तो फ्लेक्सिबल में होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। और जो डीवैल्यूएशन होता है वो किस में होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। ठीक है, बस इतनी बात आपने डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में याद रखनी है। कंफ्यूज मत होना इसको लेकर के, चाहो तो अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर डिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर बाकी फिक्स एंड फ्लेक्सिबल आगे डिस्कस करूंगी, तब और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा करेंसी एप्रिसिएशन। क्या होता है? करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी की टर्म में, तो उसे हम बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इंडियन रुपी एप्रिशिएट व्हेन प्राइस ऑफ $1 फ्रॉम ₹60 to ₹55। इंडियन रुपी कब एप्रिशिएट होगा? जब $1 फॉल हो जाएगा 60 रुपीज से 55 का हो जाएगा। पहले मुझे $1 लेने के लिए कितने देने पड़ते थे? 60 इंडियन रुपीज देने पड़ते थे। और अब क्या हो रहा है? $1 कितने का मिल रहा है मुझे? ₹55 का मिल रहा है, यानी कि कम का मिल रहा है। यानी कि अब हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई? फॉरेन करेंसी की टर्म में बढ़ गई है। जब भी तो डॉलर क्या हो गया? देख रहे हो, सस्ता हो गया ना डॉलर। पहले 60 रुपए का था, अब 55 रुपए दे करके $1 मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करती हूँ? बाहर के गुड्स क्या हो जाते हैं? हमारे लिए चीपर हो जाते हैं। तो इंडिया इस केस में क्या करती है? इंपोर्ट अपनी बढ़ा देती है, क्योंकि बाहर के गुड्स क्या हो गए? रिलेटिवली चीपर हो गए। तो इस केस में क्या होता है? एप्रिसिएशन के केस में इंपोर्ट हमारी इंक्रीज हो जाती है। नाउ 1 रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर डॉलर, क्योंकि अब 1 रुपी ज्यादा डॉलर में एक्सचेंज होगा विथ सेम अमाउंट ऑफ मनी। सेम अमाउंट ऑफ मनी के साथ मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम यूएसए। अब हम उसी मनी में ज़्यादा गुड्स परचेज कर सकते हैं यूएसए से, जिससे कि हम क्या कर देते हैं? इंपोर्ट बढ़ा देते हैं यूएसए से अमेरिकन गुड्स, क्योंकि हमारे लिए क्या हो गए? रिलेटिवली चीपर हो गए। अब एप्रिसिएशन के साथ आप कंफ्यूज होंगे रिवैल्यूएशन के कंसेप्ट में, तो मैं बता दूं एप्रिसिएशन का कंसेप्ट किस केस में आता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में आता है। और रिवैल्यूएशन का जो आता है वो किस में आता है?
फिक्स एक्सचेंज रेट के केस में आता है। तो ये याद रखना, दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ और सिर्फ उनका जो सिस्टम है ना वो बदल जाता है। जो एप्रिसिएशन है वो किस में आता है, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो अभी हम आगे करेंगे। और जो रीवैल्यूएशन आप पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन में भी क्या होता है, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज ही होती है फॉरेन करेंसी की टर्म में, लेकिन वो किस में होती है, गवर्नमेंट वाले में, यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट वाले सिस्टम में। अब वो टाइप्स में आपको करा रही हूँ, लेकिन इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट देखते हैं, क्या क्या टाइप्स है फॉरेन एक्सचेंज रेट की। आ गई है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ठीक है, पहले बात करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। आपसे दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू पेपर है हमारा, तो हम कोई चांस नहीं ले सकते। क्या होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें जो एक्सचेंज रेट होता है वो कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। फिक्स एक्सचेंज रेट में कौन फिक्स करती है, गवर्नमेंट फिक्स करती है। इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का बेसिक पर्पस क्या होता है कि स्टेबिलिटी बनी रहे फॉरेन ट्रेड में और कैपिटल मूवमेंट में। द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन द फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। तो ये था हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपका रीवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आता है। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं आप फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी में अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो वो हमारा डिवैल्यूएशन होता है। और रीवैल्यूएशन क्या होता है, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी की टर्म में अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो वो हमारा रीवैल्यूएशन होता है। डिवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन किस में आते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में आते हैं। और जो हमने अभी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन पढ़े थे वो किस में आते हैं, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आते हैं, जिसमें एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करता है। जिसमें एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई जहां मीट करती है उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट का किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं होता और इसका दूसरा नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये चीज़ें याद रखना, आपके एमसीक्यू फॉर्म में आ सकती है। और बाकी एमसीक्यू सीरीज करनी हो पूरी मैक्रो की तो 2 सीरीज डली हुई है, उसे भी बहुत अच्छे से करके जाना, रिवाइज हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर। तो ये था हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन आता है। ठीक है, तो डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। इसमें भी जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करते हैं, यानी कि फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ही डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। लेकिन सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेयर करके, यानी कि इसमें सेंट्रल बैंक का भी रोल होता है। मैनेज फ्लोटिंग रेट में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो डिटरमाइन तो मार्केट फोर्सेस से किए जाते हैं, लेकिन सर्टेन लिमिट तक सेंट्रल बैंक भी इंटरफेयर करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। इट इज हाइब्रिड ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट एंड अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट एम इज टू कीप एक्सचेंज रेट क्लोज टू डिजायर टारगेट वैल्यू। इसका एम क्या है कि एक्सचेंज रेट क्या रहे, डिजायर टारगेट वैल्यू के क्लोज रहे, और इसे हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कैसे होती है, क्यों होती है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी होगी, परचेज करनी होगी, तो उसकी पेमेंट के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। टूरिस्ट फॉरेन कंट्रीज में घूमने गए हैं, उधर खर्चा करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स सेंट अब्रॉड, अगर कोई हमें गिफ्ट्स वगैरह अब्रॉड भेजने हैं तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज में कोई एसेट परचेज करनी है तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कैसे होगी, पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमें गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का।
और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई बाहर की कंट्री हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करती है तो उससे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हो सकती है। और सी है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, अगर अब्रॉड से कोई गिफ्ट्स या कोई ग्रांट्स वगैरह आएंगे, कोई रेमिटेंस आएगा अब्रॉड से, तो उससे भी क्या होगी, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होगी, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है, इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करती हैं सारी ही इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की, जो कि रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुई होती है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की, जो कि रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुई होती है गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो कि जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको रिकॉर्ड करती है गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। इसमें हमने पढ़ा है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है। अब इस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है वो सारी ट्रांजैक्शंस जिसमें टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है गुड्स की, सर्विसेज की, मनी की या एसेट्स की। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या होता है, एक होता है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम यानी कि फिजिकल गुड्स, यानी कि जो जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में विजिबल आइटम्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि हर तरीके के फिजिकल गुड्स जो हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। और होते हैं इनविजिबल गुड्स। इनविजिबल गुड्स यानी कि जिसे हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, टच और सीन नहीं कर सकते। इनविजिबल गुड्स में सारी तरीके की सर्विसेज आती हैं, जैसे कि शिपिंग, बैंकिंग, जो कि दी या फिर रिसीव की जाती है, विच आर गिवन एंड रिसीव्ड। नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या होती है, वन वे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे कि गिफ्ट्स हो गए, पर्सनल रेमिटेंस हो गए, ये सारे हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में होती हैं, जितने भी वन वे ट्रांजेक्शन होती हैं। नेक्स्ट है कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होती हैं, जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं या कैपिटल पेमेंट होती है, वो सारी हमारी कैपिटल ट्रांसफर में जाती है। कैपिटल रिसिप्ट कैसे, बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट से जो रिसिप्ट आती हैं वो है कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल पेमेंट क्या होती है, जब हम एसेट परचेज करते हैं तो हमें पेमेंट करनी होती है, तो वो हमारी कैपिटल पेमेंट होती है। कैपिटल ट्रांसफर्स में क्या होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो चेंज आता है वो हमारा कैपिटल ट्रांसफर्स में होता है, यानी कि जो कैपिटल रिसिप्ट होती है या हम किसी एसेट को परचेज करते टाइम पेमेंट करते हैं या एसेट को सेल करते टाइम जो रिसिप्ट करते हैं, वो सारा हमारा कैपिटल ट्रांसफर में जाता है। ये सारे थे हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। बीओपी के स्ट्रक्चर की। बीओपी अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम यूज़ किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम से आपको पता है एक क्रेडिट साइड होती है और एक डेबिट साइड होती है। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है बीओपी अकाउंटिंग में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो बीओपी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। क्रेडिट साइड में क्या होता है, जितने भी इनफ्लोज होते हैं या फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी सोर्सेज होते हैं वो क्रेडिट साइड में जाते हैं, यानी कि जितना भी पैसा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, वो क्रेडिट साइड शो होता है। और जितना भी आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हम यूज़ कर रहे हैं, बाहर जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज, वो सारा हमारा डेबिट साइड शो होता है। अब बैलेंस्ड बीओपी क्या होता है, जब जो रिसिप्ट फॉरेन एक्सचेंज की रिसिप्ट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो आया है और जो हमने फॉरेन एक्सचेंज पे किया है, दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा बैलेंस्ड बीओपी होता है। व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और सरप्लस बीओपी क्या होता है, सरप्लस बीओपी का मतलब होता है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो रिसिप्ट है वो ज़्यादा हो गई है और पेमेंट कम है, यानी कि रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तब हमारा सरप्लस बीओपी होता है। और डेफिसिट बीओपी का केस क्या होता है, जब पेमेंट ज़्यादा होती है फॉरेन एक्सचेंज की और रिसिप्ट कम होती है। व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लेस देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो डेफिसिट बीओपी जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स का विजिबल आइटम्स का। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसमें, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स। जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि पैसा रिसीव होगा, और जब फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो होता है तो वो क्रेडिट पॉजिटिव आइटम होता है। और जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, यानी कि
फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो क्या होता है हमारा, डेबिट आइटम होता है, यानी कि नेगेटिव आइटम होता है। अब सरप्लस बीओटी कब होता है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, तो हमारा जो बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या होता है, सरप्लस होता है, और ये फेवरेबल होता है कंट्री के लिए। लेकिन डेफिसिट बीओटी क्या होता है, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती है एक्सपोर्ट से, तो डेफिसिट बीओटी होता है, और जो डेफिसिट बीओटी होता है वो अनफेवरेबल होता है कंट्री के लिए। और याद रखना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा कंसेप्ट है, नैरोअर कंसेप्ट है, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पढ़ा है वो वाइडर कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वाइडर कंसेप्ट है, और जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नैरोअर कंसेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। दो कंपोनेंट हैं बीओपी के, पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो कि किससे रिलेट करती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेट करती है, गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम करंट अकाउंट बोलते हैं। इट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ऑल दोज ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैपिटल अकाउंट क्या करता है, वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो कि रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होती है, जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आता है रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के या फिर गवर्नमेंट के, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। यानी कि कैपिटल अकाउंट वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आता है रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री के या फिर गवर्नमेंट के, ठीक है। और जो हमारा करंट अकाउंट है वो क्या है, फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें सारे ही आइटम्स कैसे हैं, फ्लो नेचर के हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये सब क्या है, फ्लो नेचर के हैं। और कैपिटल अकाउंट कैसा है हमारा, स्टॉक कंसेप्ट का है, क्योंकि इसमें स्टॉक में चेंज आता रहता है, तो ये कैसा है, स्टॉक कंसेप्ट का है, एज इट इंक्लूड्स ऑल आइटम एक्सप्रेसिंग चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट है हमारे कंपोनेंट्स। करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये सारे हमारे किस में जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट है, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जिससे भी एसेट्स एंड लायबिलिटी में चेंज आता है वो सारे कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन है। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देख रहे हैं ना, जिससे भी एसेट एंड लायबिलिटी में चेंज आएगा वो सारे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट है। और करंट अकाउंट के क्या कंपोनेंट है, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इनकम की रिसिप्ट होना, पेमेंट होना, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे किस में जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, एक सिचुएशन दे दी जाए और आपको डेबिट एंड क्रेडिट बताना हो, तो क्या आप बता सकते हैं इस केस में, हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं। अगर पैसा आ रहा है, पैसा इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड जाएगा, अगर पैसा आउटफ्लो हो रहा है तो डेबिट साइड जाएगा। अगर मान लो आपको एक केस दे रखा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या है, परचेज हो रहा है गुड्स, यानी कि पेमेंट होगी, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, तो यानी कि वो किस साइड शो होगा, डेबिट साइड शो होगा। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का अगर कोई आपको सिचुएशन दे दे तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। एक और कंडीशन लेते हैं हम, जैसे कि बोरोइंग कर रहे हैं हम अब्रॉड से, अब पैसा क्या हो रहा है, बोरो हो रहा है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रहा है, तो वो कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। अगर हम उस बोरोइंग को रीपेमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि पैसा जा रहा है वो डेबिट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं, इट रेफर्स टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि किसके लिए ली जाती है, किसी इकोनॉमिक मोटिव यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ली जाती है। और एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती हैं, इट रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। अकोमोडेटिंग आइटम्स में क्या होती है, वो ट्रांजैक्शन होती है जो कि डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए की जाती है। इफेक्ट ऑन बीओपी अकाउंट, देखो ऑटोनोमस आइटम की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंडिपेंडेंट नेचर की होती है, बीओपी अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनका। दिस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट, ठीक है। और अकोमोडेटिंग आइटम क्या होती है, दिस ट्रांजैक्शन आर अंडरटेकन, ये किसके लिए ली जाती है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए ली जाती है, बीओपी अकाउंट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए की जाती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन।
और नेक्स्ट है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन याद रखना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में ली जाती हैं और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे होती है, ठीक है। और जो ऑटोनोमस आइटम है उसका ऑल्टरनेट नेम है अबव द लाइन आइटम और एकोमोडेटिंग का ऑल्टरनेट नेम है बिलो द लाइन आइटम। ये अपना पॉइंट एक ऐड कर लेना। बाकी रिवीजन हमारी अब ख़त्म हो चुकी है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसके एमसीक्यू करने हो सारे चैप्टर्स के तो एमसीक्यू भी डले हुए हैं, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, जिससे कि वो भी मैक्रो को जल्दी से रिवाइज कर लें। और बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए।